हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट से यूनिट 4 का। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में कार्प संवर्धन क्यों किया जाता है और इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं। यानी कि हम कार्प संवर्धन के फ्रेंड्स स्रोत देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सामान्यतः यह देखा गया है कि कुछ मछलियां जिनकी पालने या रखरखाव में कोई समस्या नहीं होती है उपभोक्ता के द्वारा पसंद नहीं की जाती हैं। फ्रेंड्स, जो मछलियां होती हैं जिनके लिए पालने और रखरखाव में कोई समस्या नहीं होती है उनके लिए है जो उपभोक्ता के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। और कुछ मछलियाँ जिनमें प्रजनन बहुत ही आसान है और 15 से 20 सेंटीमीटर से अधिक वृद्धि नहीं करती हैं, जिससे उनमें बहुत कम मात्रा में मांस प्राप्त होता है और परिणाम स्वरूप अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं होता है। और मांसाहारी मछलियों को शाकाहारी मछलियों की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है मांसाहारी मछलियों को? क्योंकि मांसाहारी मछलियां फ्रेंड्स स्वाद तथा महक में अधिक पसंद की जाती हैं। और इसके विपरीत शाकाहारी मछलियों की फूड चेन यानी कि भोजन श्रृंखला छोटी होने के कारण उनका पालन आसान ही नहीं है, अपितु आर्थिक रूप से भी अधिक लाभदायक है। उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मत्स्य पालन के लिए प्रजाति का चयन करना श्रेष्ठकर होता है। परंतु किसी भी एक प्रजाति में वे सभी लक्षण जो एक पालने योग्य मछली में होने चाहिए का पाया जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। और भारतवर्ष में सफरी यानी कि कार्प मछलियों का संवर्धन आर्थिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से सर्वथा अनुकूल है, क्योंकि इनमें निम्नलिखित विशेषता पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो देखिए हम इनको देख लेते हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें फर्स्ट दिया गया है, ये मछलियाँ नदियों, जलाशयों, तालाबों तथा पोखरों में पाई जाती हैं और ये कम गुणवत्ता वाले जल में भी जीवित रह सकती हैं। और ताप विभिन्नता यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन होता है फ्रेंड्स, इनका है जो विभिन्नता पाई जाती है तापमान में भी इसकी प्रतिक्रिया सहनशील होती हैं। और देखिए फिर इसके बाद ये जंतु प्लावकों यानी कि जू प्लैंक्टन्स और पौधा प्लावकों यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स कचरा तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को भी यह खाती हैं। और इनमें खाद्य परिवर्तन अनुपात अधिक होता है और इनकी वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट अधिक होती है इनमें फ्रेंड्स। और देखिए फिर इसके बाद है, ये नदियों में बच्चे देती हैं अथवा प्रेरित प्रजनन द्वारा रुके हुए जल भी प्रजनन करती हैं। रुके हुए जल में फ्रेंड्स ये प्रजनन करती हैं। और देखिए फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, इनमें बीमारियों की प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोधात्मक क्षमता पाई जाती है। और देखिए फिर इनका मांस स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा सुपाच्य होता है। अब देखिए फिर इसके बाद है, भारत में कार्प संवर्धन की उपलब्धियाँ क्या हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला है, विगत की परंपरागत विधियों से तालाब से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से मत्स्य उत्पादन की आंकड़े हैं जो उपलब्ध हैं। किंतु वैज्ञानिक विधियों से व्यवस्थित मत्स्य पालन करते हुए 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 2180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की उपज में सुगमता से प्राप्त हुई है। ऐसे परंपरागत विधि होती हैं, इससे जो मछली संवर्धन किया जाता है यानी कि मत्स्य उत्पादन, तो इससे हमें है जो 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फ्रेंड्स जो आंकड़े प्राप्त होते हैं। जबकि फ्रेंड्स हम वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हैं मत्स्य पालन के लिए, तो इससे 2180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो उपज प्राप्त होती है। देखिए फिर इसके बाद आगे है दूसरा, भारत में कुल अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन का 70% भाग कार्प मछलियों से प्राप्त होता है और विभिन्न आहार वाली कार्प जाति की देसी तथा विदेशी मछलियों का विस्तृत अर्धसंघन तथा अथवा संघन स्तर पर तालाब में कार्बनिक तथा अकार्बनिक खादों एवं पूरक आहार का प्रयोग करते हुए संवर्धन किया जा रहा है। और इस प्रकार से कम, मध्यम या अधिक तीनों प्रकार के पूंजी निवेश स्तर पर सीमित समय में अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। और चौथा है, कार्प संवर्धन को मल जल के पुनर्चक्रण के एक सफल औजार के रूप में है जो प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए फिर इसी वीडियो में हम फ्रेंड्स देख लेते हैं भारत में कार्प संवर्धन के स्रोत क्या है। तो देखिए कौन कौन से स्रोत हैं। तो देखिए इसमें
है। कार्प मछलियों की 7 मुख्य प्रजातियां हैं जिन्हें उनकी प्राकृतिक भौगोलिक वास के आधार पर है निम्न समूहों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है चाइनीज कार्प, जिसके अंतर्गत ग्रास कार्प यानी कि फ्रेंड्स टिनोफेरिंजोडोन एडेला, यह इसका जूलॉजिकल नाम है। और फिर इसके बाद है सिल्वर कार्प, यह फ्रेंड्स इसका जूलॉजिकल नाम है। और फिर बिग हेड कार्प मछलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। चाइनीज कार्प है फ्रेंड्स, यह तीनों हैं, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और बिग हेड कार्प, यह है जो फ्रेंड्स चाइनीज कार्प हैं। और देखिए फिर इसके बाद है इंडियन मेजर कार्प। तो इनके इसके अंदर क्या आता है, तो देखिए इसके जिसके अंतर्गत है कतला रोहू, लेबियोरोहिता तथा मृगल यानी कि सिरहेनस मृगला, इसका है जो जूलॉजिकल नाम है। यह होती है फ्रेंड्स, यह इंडियन मेजर कार्प के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद है कॉमन कार्प। तो देखिए साइप्रेनिस कार्पियो इसके अंतर्गत आती है। और इन्हें ये फ्रेंड्स ये सभी प्रजातियाँ होती हैं, बोलचाल की भाषा में समानता कार्प कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें देख लेते हैं, इसे निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। इसे देखिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार से हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें दिया गया है इसमें टीनो। देखिए यहाँ पर केवल चाइनीज कार्प प्रजातियों के मुख्य लक्षण का वर्णन किया जा रहा है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर है जो चाइनीज कार्प के बारे में ही बताया जा रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए टिनोफेरिंजोडोन एडेला, तो देखिए इसे समानता ग्रास कार्प कहते हैं। फ्रेंड्स ग्रास कार्प को ही टिनोफेरिंजोडोन एडेला कहा जाता है। तो देखिए यह विदेशी मछली है जिसका मूल आवास है चीन, और इस मछली का आयात संवर्धन के लिए ही नहीं अपितु जलीय खरपतवारों यानी कि बीड के जैविक नियंत्रण हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका शरीर लंबा तथा हल्का संपीड़ित होता है और सिर चौड़ा परंतु थूथन छोटा तथा गोल होता है। ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े से थोड़ा अधिक लंबा होता है। फ्रेंड्स इसका जो ऊपरी जबड़ा होता है निचले जबड़े से अधिक लंबा होता है। और जलीय वनस्पतियों को कुतरने के लिए ग्रासनी दांतों की 2 कतारें पाई जाती हैं और बारबेल अनुपस्थित होते हैं। और पृष्ठ फिन छोटा होता है तथा सल्क मध्यम आकार के पाए जाते हैं इसमें। और पार्श्व रेखा होती है, यहाँ पर पार्श्व रेखा पर 40 से 42 सल्क पाए जाते हैं। और देखिए फिर इसके बाद शरीर का रंग पृष्ठ भाग पर गहरा धूसर तथा आधार भाग पर रुपहला होता है। देखिए हम आगे देख लेते हैं इसी को। देखिए अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिख रहा हो दोस्तों तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा सेटिंग से। तो देखिए फिर इस मछली की फ्राई प्रारंभ में प्रोटोजोअन, रोटीफरस तथा नेप्लियर्स लार्वा आदि खाते हैं और कुछ समय बाद क्लेडोसेरा तथा कॉपीपॉड को भी खाना प्रारंभ कर देते हैं। और वयस्क मछली अधिकतर जलीय वनस्पतियों को खाती है और विशेषकर बोल्फिया को भी खाना प्रारंभ कर देते हैं। और देखिए वयस्क मछली अधिकतर जलीय वनस्पतियों को खाती है और विशेषकर बोल्फिया, लेमना, हाइड्रीला और बेलिसनेरिया आदि वयस्क मछली एक दिन में अपने शरीर से भी अधिक भार का भोजन खा सकती है। और यही कारण है कि इसे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स इसे जलीय खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए भी इनको है जो पालन किया जाता है। अब देखिए हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए यह इसका डायग्राम है, तो आप लोग इसका है जो डायग्राम बना लीजिएगा। तो देखिए यह इसका डायग्राम है। तो चलिए हम इसको और देख लेते हैं आगे। तो देखिए यह इसका डायग्राम है, देखिए इसको हम देख लेते हैं। यह मछली मई जून के महीनों में प्रजनन करती है, यानी कि फ्रेंड्स यह मई से जून के महीने के मध्य में है यह रिप्रोडक्शन करती है। और यह भारत में यह प्राकृतिक रूप से प्रजनन नहीं करती है। एक मादा 1 लाख प्रति किलोग्राम भार की दर से अंडे देती है और 24 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 40 घंटे में हैचिंग हो जाती है। और हैचिंग के 15 से 20 दिन के अंदर वयस्क मछली बन जाती है और प्रथम वर्ष के अंत तक यह 15 से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 250 से 650 ग्राम वजन प्राप्त कर लेती है। और 2 वर्ष में यह मछली लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती है और 4 वर्ष बाद मछली का वजन 4 से 5 किलोग्राम यानी कि 4 से 5 किलोग्राम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग अब इसके में आगे बता देता हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं इसको बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी भी वीडियो है जो लंबी हो चुकी है। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए थोड़ा और रह गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो चलिए आपने सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर फ्रेंड्स आपने सभी वीडियो नहीं देखी हैं, मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट के वीडियो हैं जो कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक फार्मिंग बॉटनी के जूलॉजी के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे कार्प संवर्धन की तकनीक पर टिप लिखी, यानी कि कार्प टेक्निक्स यानी कि कार्प कल्चर की टेक्निक्स पर है जो एक लेख लिखी, इसी को हम देखने वाले हैं। देखिए जिसमें हम देखेंगे भारतीय, चाइनीज और यूरोपियन, इन तीनों को भी इसी में देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।